हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लिमिटेशन एक्ट की एक लेक्चर सीरीज कर रहे हैं। आज उसी लेक्चर सीरीज का 6th लेक्चर है, जिसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। इस टॉपिक का नाम है लीगल डिसेबिलिटी। अभी तक हमने बेसिक्स देखे, सेक्शन 2 डिस्कस करा, सेक्शन 3 हमने जनरल रूल पढ़ा कि एनी suit instituted, appeal preferred or application made after the prescribed period shall be dismissed। फिर हमने सेक्शन 4 देखा कि अगर जिस दिन आपका लास्ट डे था, अगर उस दिन कोर्ट बंद है तो क्या आपको एक्सटेंशन मिलेगी, जिसका आंसर था यस मिलेगी टिल द नेक्स्ट वर्किंग डे। फिर हमने सेक्शन 5 देखा जो सेक्शन 3 का एक्सेप्शन था, जिसमें दिया गया था कि अगर कोई अपील या एप्लीकेशन एक्सेप्ट एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन इफ इट कम्स आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड and the applicant is able to satisfy the court that there was a sufficient cause कि वो डिले हुआ, then extension can be given। sufficient cause पे हमने 2 very important judgments भी देखी, आई होप वो आपको याद होंगी। तो आइए आज हम अपना नेक्स्ट सेक्शन शुरू करते हैं। सो सेक्शन नंबर 6, 7 और 8 जिनको इकट्ठे पढ़ा जाता है, ये कनेक्टेड है आपस में, इनको एक ही सीरीज में पढ़ा जाता है और तीनों का ही टाइटल है लीगल डिसेबिलिटी। अब डिसेबिलिटी क्या होता है? डिसेबिलिटी इज when a person is not able to perform the act which he has to do। अब यहाँ पे 2 टर्म्स में हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी। डिसेबिलिटी का मतलब यहाँ पे इन्होंने हमें लॉ में डिसेबिलिटी का मतलब 3 टर्म्स में दिया है। डिसेबिलिटी कैन बी माइनॉरिटी, इट कैन बी इंसैनिटी और इट कैन बी इडियोसी। माइनॉरिटी इज अ पर्सन हु इज बिलो 18। इनसेन इज अ पर्सन जिसको हम मोस्ट कॉमनली अनसाउंडनेस ऑफ माइंड भी बोलते हैं, सो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। इडियोसी और इंसैनिटी में डिफरेंस क्या होता है? इडियोसी हम लॉ में प्रिज्यूम करते हैं कि अ पर्सन वाज बोर्न एन इडियट, सो ही वाज ऑफ सच अ स्टेट ऑफ माइंड फ्रॉम बर्थ। और ये इंसैनिटी है, वो किसी भी स्टेज पे डेवलप की जा सकती है, कुछ भी रीजन हो सकते हैं। सो ये इन दोनों का डिफरेंस होता है, इट इज बाय बर्थ एंड इट इज डेवलप्ड सब्सिक्वेंट टू द बर्थ। ठीक है। अब इनएबिलिटी क्या होती है? इनएबिलिटी में भी फाइनेंशियल इनएबिलिटी, ठीक है, आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, डिजीज, एक्सीडेंट, आप कोर्ट में नहीं जा सके, यू आर इनेबल टू गो टू द कोर्ट, सो ये है इनएबिलिटी। डिसेबिलिटी हमारे पास 3 है। आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर टिल हियर। तो अब सेक्शन 6 क्या कहता है कि सपोज अ पर्सन वाज अ माइनर और लीगल डिसेबिलिटी, उसे किसी भी नेचर की लीगल डिसेबिलिटी थी when the cause of action arose। suppose for example A and B 2 parties हैं, he is a minor जो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी थी जो बी ने उस पे सपोज कब्जा कर लिया ए की प्रॉपर्टी पे, ठीक है। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी का नॉर्मली टाइम पीरियड होता है 12 साल। सपोज जब ये कॉज ऑफ एक्शन हुआ तब ए वॉज अ 1 year old, तो जब वो 12 साल का जब लिमिटेशन पीरियड हो जाएगा ही वुड बी 13 years old। ठीक है। अब लॉ कहता है, सेक्शन 6 कहता है कि ये लिमिटेशन पीरियड रुका रहेगा। ये लिमिटेशन पीरियड कब तक रुका रहेगा? जब तक वो मेजर नहीं हो जाता। सो उसका लिमिटेशन पीरियड कब शुरू होगा? 18 years पे। When he will turn 18 years old, तब उसका लिमिटेशन पीरियड शुरू होगा एंड ही वुड बी गिवन द बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन। सो ये है इसकी लीगल प्रोविजन। सपोज अगर यही वो इंसेन होता, उसकी जो इंसैनिटी है वो सपोज 20 years बाद ठीक होती, सो उसका ये जो पीरियड है ये 20 years पे शुरू होता। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ जो सेक्शन 8 में दी गई है। अब वैसे तो ये पीरियड है 12 साल का, अब सपोज ये पीरियड शुरू हो रहा है जब ये 18 years का टर्न हुआ, क्या इसको 18 प्लस यहाँ पे 12 मिलेंगे? तो सेक्शन 8 कहता है कि नहीं, इसको यहाँ पे एक्सटेंशन मिलेगी 3 years की, मैक्सिमम टू 3 years। इसमें बहुत और भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है जो हम सब्सिक्वेंटली देखेंगे। तो आइए एक बार बेयर एक्ट से पढ़ते हैं। प्लीज ओपन योर बेयर एक्ट।
So legal disability, where a person entitled to institute a suit or make an application for the execution of the decree. So अब ये सेक्शन किस पे अप्लाई करता है? सेक्शन नंबर 6. सेक्शन नंबर 6 applies to suits and application for execution of decree. तो इसका स्कोप सिर्फ यही तक है, अपील्स पे ये अप्लाई नहीं करता. अपील्स पे हमने देखा है कि अपील्स पे अप्लाई करता है सफिशिएंट कॉज का, कि अगर द प्लेंटिफ और द एप्लीकेंट कैन प्रूव सब्सिक्वेंट सफिशिएंट कॉज, तो सफिशिएंट कॉज की विंडो है वहां पे, बट ऐसी कोई लीगल डिसेबिलिटी की विंडो नहीं है, बिकॉज इतना टाइम लिमिटेशन पीरियड कैन नॉट वेट. सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि सेक्शन 6 की एप्लीकेशन क्या है. सो where a person entitled to institute a suit or make an application for the execution of decree is at the time from which the prescribed period is to be reckoned a minor or insane or idiot. From the time when prescribed period is to be reckoned का क्या मतलब हुआ? जब से कॉज ऑफ एक्शन आपका शुरू हुआ. जैसे इसने इस प्रॉपर्टी की सेल कर दी 1 जनवरी 2024 को, सो ये हुआ कॉज ऑफ एक्शन. सो ये रेकॉर्ड वाली डेट ये हो गई जब से हमारा कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, जिस डेट से हमारा ये एक्शन एक्रू करा उस दिन से, इस दिन से इट हैज टू बी रेकॉर्ड. A minor or insane or an idiot, he may institute the suit or make an application within the same period after the disability has ceased, as he would otherwise have been allowed for the time specified therefore in the third column of the schedule. So ये very simple एक बात कह रहा है कि if a person is suffering from minority insanity idiocy, he may institute a suit or make an application within the same period after the disability ceases as would otherwise have been allowed. So उसको कितना पीरियड मिलेगा? आफ्टर द डिसेबिलिटी सीजेस उतना ही पीरियड जितना शेड्यूल में दिया गया है. बट एज आई टोल्ड यू दिस इज सब्जेक्ट टू सेक्शन नंबर 8 जो अभी हम आगे देखेंगे. सेक्शन 8 एक ही बात बोलता है कि मैक्सिमम ऑफ 3 years. नेक्स्ट सेकेंड इसका है सबसेक्शन 2, where such person is at the time from which the prescribed period is to be reckoned. शायद आपको ये समझ आ गया होगा अब तक. prescribed period is to be started when the cause of action arose, affected by 2 such disabilities, or where before his disability has ceased he is affected by another disability. He may institute the suit or make the application within the same period after both the disabilities have ceased as would otherwise have been allowed for the time specified. अब ये यहाँ पे बात कर रहा है डबल डिसेबिलिटी की. सपोज किसी पर्सन को 2 डिसेबिलिटीज हो जाती है, तब क्या होगा? उसकी एक डिसेबिलिटी चल रही थी और उसको दूसरी डिसेबिलिटी सब्सिक्वेंटली हो जाती है. और दूसरी डिसेबिलिटी कब होनी चाहिए? जब पहली डिसेबिलिटी चल रही है तभी. आइए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. सो यहाँ पे जब कॉज ऑफ एक्शन हुआ द पर्सन वॉज 5 years old. ठीक है, 5 साल का था वो ए पर्सन, और 18 साल पे शुरू होना था, राइट? सपोज उसका लिमिटेशन पीरियड है, जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, उसका लिमिटेशन पीरियड है 3 years. ठीक है, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली. थोड़ा सा टेक्निकल है बट आपको समझ आ जाएगा इफ यू पे अटेंशन. सो ए वो 5 साल का बच्चा है, लिमिटेशन पीरियड 3 years है. फर्स्ट क्लॉज के अकॉर्डिंग हमने देखा कि लिमिटेशन पीरियड रुक जाएगा जब तक वो डिसेबिलिटी जाती नहीं. डिसेबिलिटी कब जाएगी? जब वो 18 साल का हो जाएगा. ठीक है, अब सपोज व्हेन ही वाज 15 years तब वो इनसेन हो गया. ठीक है, अब डबल डिसेबिलिटी आ गई. सो अब कब उसका लिमिटेशन पीरियड शुरू होगा? जब उसकी इंसैनिटी जाएगी. इंसैनिटी सपोज जाती है 30 years पे. सो लिमिटेशन पीरियड यहां से शुरू होगा. 30 years से लिमिटेशन पीरियड विल स्टार्ट. सो हमने सबसेक्शन 2 में क्या देखा? व्हेन देयर इज डबल डिसेबिलिटी, देयर आर 2 disabilities and the subsequent disability has to arise before the first one gets over. इसका एक और एग्जांपल लेते हैं.
सपोज यही वो 5 years का है, ही टर्न्ड 18, ठीक है, वो अपना 18th बर्थडे मना रहा था, उसके सिर पे कुछ गिर गया, रूफ फेल ऑन हिज, और 18th ईयर प्लस 1 डे, जो वो एक दिन का था, ही वेंट इनसेन. नाउ विल ही गेट द बेनिफिट? क्या अब उसे बेनिफिट मिलना चाहिए इंसैनिटी का, डबल डिसेबिलिटी का? सो यहाँ पे द आंसर इज नो. जब इतना पीरियड एक बार ही निकल चुका है, नाउ लिमिटेशन विल नॉट बी एक्सटेंडेड. ये वाला पीरियड अब इसका एक्सटेंड नहीं होगा. अगर सपोज जब उसके 18 ईयर टर्न होने में एक दिन पड़ा था, ही वॉज 17 ईयर 11 months एंड 28 days, वो यहां पे इंसेन हो जाता तो उसे बेनिफिट मिल जाता. तो यही है ये सबसेक्शन 2 जो बहुत क्लियरली कहता है where such person is at the time from which the prescribed period is to be reckoned affected by 2 such disabilities, or where before his disability has ceased he is affected by another disability. Please यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, before his disability has ceased he is affected by another disability, he may institute the suit or make an application within the same period after both the disabilities have ceased as would otherwise have been allowed from the time so specified. So वो कब कर सकता है अब एक अपना सूट फाइल या एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन? जब दोनों डिसेबिलिटी सीज हो गई. दोनों डिसेबिलिटी सीज हो रही है यहाँ 30 years पे, और the second disability should arise before the first disability got over. I hope I've made my point clear. Moving on to subsection 3, where the disability continues up to the death of that person, his legal representative may institute the suit or make an application within the same period after the death as would otherwise have been allowed from the time so specified. अब सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है? जब वो डिसेबिलिटी में था, ठीक है, व्हेन ही वाज अंडर दैट डिसेबिलिटी दैट पर्सन डाइड, ना उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को भी उतना ही टाइम मिलेगा जितना उसे मिलना चाहिए था. यहां पे सपोज पहले डबल डिसेबिलिटी नहीं लेते, he was 18 years old. Let me erase this also. I hope you all have noted it down. वो 18 years तक उसकी डिसेबिलिटी चल रही है, 17 years पे द चाइल्ड डाइड, ठीक है. अब क्या होगा? अब उसके जो LRs हैं, LRs को बेनिफिट मिलेगा, बट उनको इसी डेट से शुरू करना पड़ेगा. यहां से लेके उनको 3 year मिल जाएंगे अब, ठीक है. दोबारा पढ़ते हैं. Where the disability continues up to the death of that person, so disability continues up to death, his legal representative may institute the suit or make the application within the same period after the death. तो अब उनको यहाँ वेट नहीं करना कि पहले उसका 18th बर्थडे आएगा तो उसके बाद हमारा शुरू होगा. So after the death their period will start as would otherwise have been allowed from the time so specified. So I hope this is clear. Next, moving on to subsection 4, where the legal representative referred to in subsection 3 is at the date of death of the person whom he represent affected by any such disability, the rules contained in subsection 1 and 2 shall apply. इसको मैं दोबारा एक एग्जाम्पल से समझाना चाहती हूँ. प्लीज लिसन केयरफुली. ये टेक्निकल है बट दे आर इजी एंड इफ यू पे अटेंशन तो ये समझ आ जाते हैं. को बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस एक बार थोड़ी समझने की बात है. कॉज ऑफ एक्शन हुआ, द पर्सन इज इंसेन, ठीक है. उसकी इंसैनिटी रही टिल 40 years. 40 years पे ही डाइड, ठीक है. सो कॉज ऑफ एक्शन अभी लिमिटेशन खत्म तो नहीं हुआ था ना, बिकॉज जब डिसेबिलिटी सीज होती है उसके बाद ही खत्म होता है. यस, तो अभी ये चल रहा है.
नाउ 40 इयर्स पे हमने सबसेक्शन 3 में देखा कि ऑन द डेथ द एलआर कैन फाइल द केस, ठीक है। अब इसका जो एलआर है वो अभी 12 साल का है, तो अब क्या एलआर को बेनिफिट मिलेगा इस सेक्शन का? सो द आंसर इज यस। सबसेक्शन 4 कहता है कि द लीगल रिप्रेजेंटेटिव रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 3 is at the date of death of a person whom he represents, this his father, affected by any such disability, the rules contained in subsection 1 and 2 shall apply. तो जो रूल्स हमने पहले पढ़े हैं वो अप्लाई करेंगे। अब ये कॉज ऑफ एक्शन क्या जो सूट है वो रुका रहेगा, और वो लिमिटेशन पीरियड कब शुरू होगा? जब ये पर्सन अब 18 इयर्स का हो जाएगा, यहां से इनको मिलेंगे 3 इयर्स। आई होप इट इज क्लियर नाउ। जो बेनिफिट पर्सन को मिल रहा है उसके एलआर को भी वही बेनिफिट मिलेगा इफ द एलआर इज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ लीगल डिसेबिलिटी, और या लीगल डिसेबिलिटी जो है माइनॉरिटी, इंसैनिटी एंड इडियोसी। आई होप इट इज क्लियर। आप एक बार ये फिर देखना, सब डायग्राम्स बना के इसको सॉल्व करना। इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, जस्ट अ बिट टेक्निकल। Subsection 5. Where a person under disability dies after the disability ceases. ठीक है, the person is dying after the disability ceases. Disability खत्म हो गई, but within the period allowed to him under this section, his LR may institute the suit or make the application within the same period after the death as would otherwise have been available to the person had he not died. अब इसका फिर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज पर्सन जो उसकी डिसेबिलिटी थी वो सीज हो गई। पहली लाइन ये है, व्हेन द डिसेबिलिटी सीजेस एंड आफ्टर द डिसेबिलिटी सीजेस ही डाइज। अब उसके एलआर्स को कितना टाइम मिलेगा? जितना बचा हुआ है। सपोज कॉज ऑफ एक्शन हुआ, दिस पर्सन वॉज इनसेन, यहां पे आके उसकी इंसैनिटी ठीक हो गई, ठीक है। यहां से उसके पास आगे है 3 इयर्स है उसके पास, यस ही हैज 3 इयर्स, बट आफ्टर 1 ईयर का पीरियड हुआ एंड ही डाइड। सो 1 ईयर हुआ, दिस पर्सन ही इज नो मोर, अब है नहीं, ही इज डाइड। तो अब ये जो बाकी के 2 साल है, जो उसका एलआर है, सपोज वो भी इंसेन है या माइनर है, अब कोई बेनिफिट मिलेगा? सो आंसर इज अब कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब देयर विल बी नो बेनिफिट। अब उनको अगर सूट फाइल करना है तो 2 साल ही मिलेंगे। ये पता है किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ये सेक्शन 9 के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कॉन्टिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम। सो एक प्रिंसिपल है लिमिटेशन एक्ट का कि व्हेन वंस द पीरियड हैज कमेंस्ड देन इट विल नॉट वेट। अब वो फिर नहीं रुक सकता अगर एक बार पीरियड शुरू हो गया है तो। अब जैसे 3 साल का टाइम था, 1 साल ऑलरेडी निकल चुका है। नाउ इफ द पर्सन डाइज, अब उसके एलआर्स को कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। मे बी दे कैन फाइल द केस थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन, बट अब कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। लेट्स रीड सबसेक्शन 5 अगेन। Where a person under disability dies after the disability ceases. तो ये जो ए पर्सन है, he dies, यहाँ पे ही इज डाइंग आफ्टर द डिसेबिलिटी सीजेस। डिसेबिलिटी यहाँ सीज हुई और डेथ यहाँ पे हुई, तो बीच में टाइम पीरियड है ना? यस, बट विद इन द पीरियड अलाउड। सो ही इज डाइंग आफ्टर द डिसेबिलिटी, बट बिफोर द पीरियड गेट्स ओवर, his LR may institute the suit or make the application within the same period after the death as would otherwise have been available to that person had he not died. तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उतना ही टाइम मिलेगा जितना उस पर्सन को मिलता had he not died. So ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। I hope all the 5 clauses are clear, though they are bit technical, but ये एग्जाम्पल से I hope आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन पे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि हमने देखा माइनॉरिटी, so does a minor include child in the womb? So for purpose of this section, minor includes a child in the womb. So minority में कौन आ रहा है?
child in womb is a minor for the purpose of the legal disability provided under section 6. I hope it is clear. So section 6 में बेसिकली हमने ये देखा कि जो लिमिटेशन पीरियड है, अगर जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन हो रहा है, इफ द पर्सन ही सफरिंग फ्रॉम एनी लीगल डिसेबिलिटी, लीगल डिसेबिलिटी हमारे पास यहाँ पे 3 है, माइनॉरिटी, इडियोसी एंड इंसैनिटी. सो इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम लीगल डिसेबिलिटी ऑफ एनी काइंड, द लिमिटेशन पीरियड विल स्टॉप till the time the legal disability ceases. Yes, and if there are 2 legal disabilities, so the limitation period will start after both of them have ceased. And if a person dies, if he is still under a legal disability, his LR will file the case. Now if the LR is also under some legal disability, so provision of subsection 1 and subsection 2 will apply to the LR also. Subclause 5 says that if after the disability has ceased but before the time is left, yes, now if the person dies, the LR will get the same time and they will not get any sort of extension. So this was all about section 6. Now we are going to start with section number 7 जो इसी का एक extension है. Disability of one of the several persons. इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज कुछ पर्सन्स ने केस फाइल करना है, ABCD 4 लोग हैं, दे आर सपोज टू फाइल अ केस. नाउ इट्स नॉट इंडिविजुअल पर्सन. ABCD वर्सेस X. नाउ ये जो B पर्सन है, ही इज इनसेन. C पर्सन है, माइनर है. ठीक है, तो लिमिटेशन पीरियड वैसे तो रुक जाना चाहिए, है ना. बट सेक्शन 7 हमें क्या बोलता है कि व्हेन देयर आर सेवरल पर्सन एंड सम और फ्यू ऑफ देम आर डिसेबल्ड. अब क्या होगा, लिमिटेशन पीरियड रुका रहेगा इफ द कोर्ट कैन नॉट प्रोसीड विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ ऑल ऑफ देम या कॉन्करेंस ऑफ दीज 2 पर्सन स्पेसिफिकली. अगर इनकी कॉन्करेंस जरूरी है, सपोज कोई डेट डिस्चार्ज करना है. नाउ डेट डिस्चार्ज अगर सबने करना है, सबकी कंसेंट चाहिए. एक्स ने कोई डेट लिया हुआ है, इसके लिए कंसेंट सबकी चाहिए. ABCD सबने कंसेंट देनी है कि यस वी डिस्चार्ज हिम फ्रॉम द लाइबिलिटी. अगर ऐसा कोई केस है तो लिमिटेशन पीरियड रुका रहेगा. बट जहां पे ऐसे सर्कमस्टांसेस है कि देयर कंसेंट, देयर कॉन्करेंस इज नॉट नीडेड, कोर्ट ऐसे ही प्रोसीड कर सकता है, वहां पे लिमिटेशन पीरियड नहीं रुकेगा. सो इसका एक एग्जाम्पल, इसका बेयर प्रोविजन पढ़ते हैं पहले. Disability of one of several persons, where one of the several persons jointly entitled to institute a suit or make an application for the execution of decree is under any such disability. Such disability यहाँ कौन सी हुई, सेक्शन 6 वाली डिसेबिलिटी. एंड डिस्चार्ज कैन बी गिवन विदाउट द कंकरेंस ऑफ सच पर्सन. सो अब ये कह रहे हैं अगर एक पर्सन डिसेबिलिटी में है, डिसेबिलिटी जो सेक्शन 6 में प्रोवाइडेड है, एंड डिस्चार्ज can be given without the consent of such person, time will run against them all. अगर उसका consent, उसका concurrence नहीं चाहिए, so time will run against them all. But where no such discharge can be given, जहाँ पे discharge नहीं दिया जा सकता, time will not run against any of them until one of them becomes capable of giving the discharge without the concurrence of other, or the disability has ceased. So time रुक जाएगा if their concurrence is important, but अगर इनकी concurrence जरूरी नहीं है तो time will keep on running. और last line इस section की क्या कहती है, no such discharge can be given, time will not run against them until या तो discharge देने के लिए capable, या तो disability cease हो जाए, या फिर become capable of giving such discharge. ठीक है, I hope it is clear. इसकी explanation पढ़ते हैं अब हम.
सो यहाँ पे वैसे दो सिचुएशंस की बात की जा रही है, पॉइंट ए एंड बी हम इसको बना सकते हैं. सो फर्स्ट सिचुएशन क्या है, अ वैलिड डिस्चार्ज कैन बी गिवन विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी, then the limitation will run against them all. For example, one of the partner in a partnership firm, karta of a joint family, or any one of the several co-trustees can give a valid discharge without the concurrence of others. So अगर without concurrence of others discharge दिया जा सकता है, then limitation will not stop. In second situation, if the valid discharge cannot be given, time of limitation will not run and it will only start to run when the person is capable of giving discharge or the disability has ceased. For example, right to redeem is an indivisible right and one mortgager cannot give a valid discharge without the concurrence of other co-mortgagers. So right to redeem में अगर देयर आर सेवरल मॉर्गेजर्स तो एक मॉर्गेजर दूसरे को मॉर्गेजर के बिहाफ पे राइट टू रिडीम नहीं दे सकता. ठीक है, आई होप नाउ इट इज क्लियर. इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं. दिस सेक्शन अप्लाइज टू डिस्चार्ज ऑफ एवरी काइंड ऑफ लाइबिलिटी इंक्लूडिंग लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. सो कोई मनी लाइबिलिटी का है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, डिस्चार्ज में ये सब इंक्लूडेड होगा. Explanation 2. For the purpose of this section, manager of a Hindu undivided family governed by the Mitakshara law shall be deemed to be capable of giving a valid discharge without the concurrence of other members of the family only if he is in management of the property. So ये section क्या कह रहा है? ये section कह रहा है कि a person who is a karta in a Hindu undivided family, he is capable of giving a valid discharge only and only if he is managing the property. So ancient Hindu law में karta used to act on behalf of all others. If the karta is acting like this and he is managing the property, he is in management of the property, so वो एक valid discharge दे सकता है और उसके लिए he does not need the consent of the other co-partners. So I hope section 7 भी आपको clear होगा. Next comes very important section. Section number 8. Special exceptions. Nothing in section 6 or in section 7 applies to suits to enforce rights of preemption or shall be deemed to extend for more than 3 years from the cessation of disability or the death of the person affected thereby, the period of limitation for any suit or application. So ये दो important बातें बता रहा है कि जो section 6 और 7 है, it does not apply to suits for preemption. So preemption का right क्या होता है, मैं इसको फिर आपको एक example से समझाना चाहती हूँ. preemption का जो right है ना, ये हमारे पास आया है मुस्लिम लॉ से. ठीक है, preemption का बहुत एक basic example से समझते हैं. ये फील्ड ए है, इसके साथ वाली फील्ड बी है. Now this person he wants to sell his property. So इसमें preemption का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर ये बंदा अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, so first he will ask this person that do you want to buy my property. So फील्ड ए वाले के पास क्या राइट हो गया, फील्ड ए वाले के पास राइट हो गया राइट ऑफ preemption. Preemption basically मतलब होता है right of priority. That if the owner of field A is willing to pay the same amount that he is asking from others, so he should have a preferential right because ये इसका पड़ोसी है, मे भी हम ऐसे कह सकते हैं. या फिर ये एंशिएंट लॉ में इसलिए था, सपोज एक घर है, उसमें 4 भाई रहते हैं, 1 2 3 4. Now this fourth brother wants to sell his share. वो अपना घर में जो हिस्सा है ना वो बेचना चाहता है. So preemption क्या कहता है, वो पहले इन भाइयों से पूछेगा because why to include a stranger in the property. So वो पहले इन भाइयों से पूछेगा that do you want to purchase my property. So this is the concept of preemption. अब ये जो extension है ये preemption suits पे apply नहीं करता because suppose आपने देखा कि जब
बच्चा 1 साल का था तब कॉज ऑफ एक्शन हुआ, तो वो 17 ईयर्स प्लस 3 ईयर्स तक रुका रहेगा वो राइट, तो कितने 20-21 ईयर्स हो गए। तो क्या तब तक ये बंदा फील्ड बी वाला ओनर अपनी फील्ड बेच ही नहीं सकता? सो दिस इज लाइक curtailing द राइट्स ऑफ द अदर पार्टी। इसलिए प्रीएम्पशन सूट्स पे ये राइट अप्लाई नहीं करता। या फिर कोई इंसेन है तो पता नहीं वो कितने साल इंसेन रहने वाला है, अगर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी इंसेन है या माइनर है। सो दैट इज वाई टू अवॉइड ऑल दैट कंफ्यूजन दिस डज नॉट अप्लाई टू प्रीएम्पशन सूट्स एंड मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ 3 years। अब इसको कैसे समझेंगे? जैसे मैंने आपको बताया, इसको हम ना 3 इलस्ट्रेशन से समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। मैक्सिमम वैसे 3 ईयर अलाउ कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। यहां पे कॉज ऑफ एक्शन हुआ, राइट? दिस पर्सन इज अ माइनर, ये है 12 साल का लिमिटेशन पीरियड, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का सूट है, ठीक है। कॉज ऑफ एक्शन जब हुआ ही वॉज ऑफ 12 years, सब 15 साल ले लेते हैं, वो यहाँ पे 15 साल का था। 18 साल बाद, ठीक है, उसका ये राइट वो माइनॉरिटी से हट गया, अब मेजर हो गया, नाउ ही कैन फाइल द सूट। अब उसको कितने साल मिलेंगे? नाउ द क्वेश्चन इज दिस। सेक्शन 8 कहता है कि मैक्सिमम 3 years, बट उसके खुद के लिमिटेशन पीरियड के 12 साल थे, तो अभी तो यहाँ पे 3 ही साल निकले हैं, अभी उसके 9 years अपने खुद के भी बड़े हैं, तो अब उसको 9 years मिलेंगे। तो ठीक है, थोड़ा टेक्निकल है, आई विल एक्सप्लेन अगेन। कॉज ऑफ एक्शन हुआ व्हेन द पर्सन वाज अ 15 years, वो माइनर था, 18 साल में उसने मेजर बनना था, ठीक है। लिमिटेशन पीरियड हमारा टोटल था 12 साल का, तो 3 साल निकल गए, 9 साल बचे हैं। मैक्सिमम सेक्शन 8 कहता है 3 साल, बट जब उसके खुद का ही टाइम पड़ा है तब ये मैक्सिमम पीरियड वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करेगा। सपोज यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन हुआ, जो ये पर्सन है ही वॉज ऑफ 2 years, अब 18 साल पे करना था, और उसका जो लिमिटेशन है वो 12 साल ही है, राइट? तो अब कितने निकल गए? 12 साल, क्योंकि इस बीच में 16 साल निकल चुके हैं। तो अब जो उसको एक्सटेंशन मिलेगी, अब उसको एक्सटेंशन मिलेगी मैक्सिमम 3 की। अब मैक्सिमम 3 years ही मिलेंगे। सो यहां से हम इसका कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? अगर लिमिटेशन पीरियड का ही पीरियड पड़ा है तो उसे वो पीरियड मिल जाएगा, बट यहाँ पे जैसे सपोज वो 2 साल का था जब कॉज ऑफ एक्शन हुआ, और लिमिटेशन पीरियड 12 साल है, तो जब तक वो मेजर हुआ तब तक 16 साल निकल गए, अब उसको 12 साल नहीं मिलेंगे। अब वो 18 years का होके ये नहीं कह सकता कि प्लीज मुझे 12 साल दे दो, आई वॉज ए माइनर, नहीं, अब उसको मैक्सिमम 3 साल ही मिलेंगे सूट फाइल करने के लिए। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। इसमें एक थर्ड इलस्ट्रेशन है। सपोज इसका लिमिटेशन पीरियड है 1 साल का, ठीक है। अब क्या उसको मैक्सिमम 3 years मिलेंगे, जब लॉ ही 1 साल कह रहा है। अब उसको मैक्सिमम लिमिटेशन मिलेगा 1 year का, तो जितना लॉ प्रिस्क्राइब कर रहा है अब उतना ही मिलेगा। तो यहाँ पे हमने 3 इलस्ट्रेशंस करी हैं। फर्स्ट में उसका अपना लिमिटेशन पीरियड पड़ा था तो वो मिल गया। सेकंड इलस्ट्रेशन में हमने करा कि उसका खत्म हो चुका था, सो मैक्सिमम हम 3 दे देंगे, जबकि ओरिजिनल 12 था। अब हमने बात करी जब ओरिजिनली 1 था, या सपोज ओरिजिनल 1 होता, 2 होता, एनी नंबर लेस देन 3, सो एनी नंबर लेस देन 3, उसमें मैक्सिमम वही मिलेगा जो एक्ट में प्रोवाइडेड है। सो ये तीनों परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बनते हैं सेक्शन नंबर 8 के। आई होप आपको ये तीनों चीजें क्लियर होंगी। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इस टॉपिक में से क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सो इसमें एक इंपॉर्टेंट केस भी हम करते हैं, दर्शन सिंह वर्सेस गुरदेव सिंह, सेक्शन 8 का केस है।
It was held that special limitation as an exception has been provided in Section 8 of the Act, laying down that extended period after cessation of the disability would not be beyond 3 years from the date of cessation of disability or the death. Section 6, 7, 8 have to be read together. So इनको हमने इकट्ठे पढ़ना है. I hope it is clear. थोड़ा सा मुश्किल था बट ये आपको समझ आ जाएगा. So in case of any doubts, please drop down in the comment box and stay tuned for the next lecture.